हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम एमपी गवर्नमेंट ऑल एग्जाम की मैथ्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति स्टार्ट किया है। इसके मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें इंट्रो पार्ट भी शामिल है। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले बताए हैं। फिर बाकी के जो 3 वीडियोस हैं उसमें मैंने फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से तरह के सवाल एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो सारे सवाल सॉल्व करें। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। इसमें भी मैं आपको कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और उनको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ये भी आज की क्लास में हम देखने वाले। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 मेंसुरेशन का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 10 तक मैंने सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक बेलन और एक शंकु के आयतनों में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, इनकी त्रिज्याओं में अनुपात 3:4 है, तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात बताना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर आप यहाँ भी लोगे तो शंकु में भी आर लोगे तो एक सा हो जाएगा, इसलिए इसको R1 कर लो, इसको H1। ठीक है, बेलन का क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, शंकु क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा R2 और ये इसको ले लेते हैं H2। ठीक है, इनका रेशो कितना दिया? 3/2। पाई से पाई कट गया। ठीक, ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 3 आ जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 3 × अच्छा, हमें त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, मतलब त्रिज्या ये अनुपात में है और यहाँ भी अनुपात निकालना है, इसलिए आप ये डायरेक्ट वैल्यू मान सकते हो कि R1 की वैल्यू 3 दी है और R2 की वैल्यू 4। तो R1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू H1 अपॉन में R2 स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग कितना? 16 और इंटू H2। ठीक है, ये 3/2 ही रहेगा, 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काट दो, 2×8 = 16। H1 अपॉन H2 चाहिए है, तो इनको आप ऊपर नीचे ट्रांसफर करोगे, 8 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। सो H1 अपॉन H2 क्या आ गया? ऊंचाइयों में अनुपात आ गया 8:9। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समान व्यास और समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु और एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, मतलब समान व्यास और समान ऊंचाई वाले। ठीक, तो एक बेलन है, तो एक बेलन बना लेता हूं मैं। ये है हमारा बेलन। ठीक है, ये हमने बेलन बना लिया, एक सिलेंडर हो गया ये हमारे पास। ठीक है, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, ये कितनी है? h। ठीक है, डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं। ये सिलेंडर हो गया, इसकी हाइट h है। अच्छा, ये सेम है किसके जैसा है? एक क्या लेना है? शंकु लेना है। ठीक, तो शंकु कैसा बनता है? ये शंकु बन गया। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना आप इसको। ये शंकु हो गया, इसकी भी हाइट कितनी है? इसकी भी हाइट सेम है h। ठीक है, क्या बोला यहाँ? समान व्यास और समान ऊंचाई। ठीक है, तो दो की तो हाइट आ गई, सिलेंडर और ये हमारे पास कोन, इसकी तो हाइट हमें h दी है, लेकिन गोले की तो हाइट होती ही नहीं है। तो गोला जब आप बनाओगे तो उसकी हाइट किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ क्या लिखा है देखिए? व्यास। ये गोले का आप जब व्यास बनाओगे तो व्यास ऐसे ही बनता है, ये सेंटर पॉइंट मान लेंगे, तो ये r हो गया, ये भी r हो गया। ठीक, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? d व्यास हो जाएगा, और ये इसकी क्या बन जाएगी? हाइट, जो कि क्या होगी? 2r। क्लियर है? अब हमें बताना है इन तीनों का जो इनके तीनों का जो क्या बोलते हैं आयतनों का अनुपात होगा, वो हमें बताना है कि इनका वॉल्यूम का रेशो क्या होगा। तो सिंपल है, इनका वॉल्यूम अगर आप निकालोगे, देखो रेडियस तो सेम रहेगी, आर ही रहेगी सबकी। ठीक, ये भी रेडियस रहेगी, ये भी रेडियस, और यहाँ भी क्या रहेगा? आर रहेगा, है ना, क्योंकि समान व्यास बोला है तो रेडियस वही हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, जब आप करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। ठीक है, शंकु का कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ एच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एच की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी है, कितनी है? आर के फॉर्म में 2r, है ना, तो 2r रखोगे तो ये जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू 2r। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 2r है, सॉरी एच की वैल्यू 2r है, ये आर स्क्वायर रहेगा इंटू 2r। यहाँ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे पूरे, पाई से पाई ये भी कट जाएगा।
क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2/3, 2/3 और यहाँ क्या आएगा 4/3। इसमें 2 का डिवाइड दे दोगे तो क्या बन जाएगा, ये कैसा दिखने लगा, 1:1/3 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब 3 का यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 3:1 अनुपात क्या आ जाएगा 2। तो इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा, 3:1:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर हो तो इसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप घनाभ बना लो, है ना। घनाभ कैसा होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी होती है। ठीक है, तीनों अलग अलग होती हैं। तो मैंने ये एक घनाभ बना दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास घनाभ आ गया एक। ठीक है, ये आ गया घनाभ, ये घनाभ है। इसकी लेंथ हो गई कितना, 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई ले लो यहाँ पर, ब्रेथ कितनी हो गई यहाँ से 14 मीटर और हाइट कितनी हो गई इसकी 28 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, गोला रखना है। तो अगर आप ऐसा यहाँ पर, मैंने देखो एक गोला बना देता हूँ, एक गोला ये बन गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इसके अंदर बड़े से बड़ा कितना गोला रख सकते हो आप, बड़े से बड़ा। ठीक है, मैक्सिमम साइज का बोलना ये चाह रहा है कि इस घनाभ के अंदर आपको मैक्सिमम साइज का एक गोला रखना है और उस गोले का आपको क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले आपको गोले की क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या, है ना। गोले की त्रिज्या आर है अभी मान लो, तो आर पता होना चाहिए, तब तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैक्सिमम साइज का गोला कौन होगा, कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए आप हमेशा लॉजिक याद रखें। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, पार्ट 4 में भी आपको बताया है कि जब भी आपको घन के अंदर, घनाभ के अंदर या कहीं पर भी गोला रखना है तो आप इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, चौड़ाई की वैल्यू सबसे छोटी, देखो ब्रेथ इज इक्वल टू 14 मीटर। तो ये जो होता है यही क्या बनता है, उस गोले के लिए क्या बनता है, ये डायमीटर बनता है। क्या बनता है, डायमीटर, व्यास। कैसे बनता है ये, मतलब आपको इसको सबसे छोटी वैल्यू ब्रेथ जो दी है 14 मीटर, इतने व्यास का, व्यास समझ रहे हो, व्यास मतलब ये सेंटर से होके जाने वाला, मतलब 7 यहाँ और 7 यहाँ, तब 7 रेडियस का आपको क्या लेना पड़ेगा, गोला लेना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम साइज का होगा और इस कंटेनर के अंदर, इस घनाभ के अंदर ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो अगर आपने क्या किया, अगर आपने 28 ले लिया सबसे मैक्सिमम, मतलब आपने सोचा कि हम 28 h बराबर 28 ऐसा डायमीटर वाला क्या ले लें, हम एक गोला ले लें। क्यों, सबसे बड़े से बड़ा बोला है तो आप 28 को सबसे बड़ी वैल्यू मान रहे हो, है ना। तो उसी लेंथ का हमें क्या करना पड़ेगा, गोला रखना पड़ेगा। तो होगा ये कि आप ऊंचाई के अनुदिश जब जाओगे ना, देखो गोला अगर आपने ले लिया 28 का, यहाँ भी 28 और यहाँ भी 28, ठीक है, अच्छा 28 पूरा नहीं होगा, ये 14 होगा और ये 14 होगा, टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 28। तो जब आप 28 मीटर का गोला इसके अंदर रखोगे तो वो ऊंचाई के अनुदिश तो बन जाएगा इसमें, लेकिन जब चौड़ाई क्या है, चौड़ाई उसकी कम है ना, उसकी चौड़ाई कितनी है 14 है। तो जब आप गोला रखोगे उसमें तो वो उसके अंदर आएगा ही नहीं, उसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है, हाइट 28 है, लेकिन उसकी जब चौड़ाई में रखोगे उसको तो यहाँ चौड़ाई कितनी है 14। अब यहाँ अगर मैं बोलूँ आपसे कि मान लो ये कंटेनर है, इसमें आपको रखना है, ये मान लो 28 है, ठीक है, 28 मीटर चौड़ा है, और आप यहाँ पर 56 मीटर का कोई गोला घुसेड़ रहे हो, तो 56 मीटर का गोला इसके अंदर डालोगे तो वो जाएगा ही नहीं उसके अंदर। क्यों, यहाँ से क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू ना लेकर के सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं। ठीक, अगर बड़ी वैल्यू ले लोगे तो ऊपर बस रखा रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 14 मीटर तो जगह ही है वहां पर, और आप 28 मीटर का उसमें उसके अंदर ठूंसे पड़े हो, तो कैसे होगा, वो जाएगा ही नहीं उसके अंदर, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 14 मीटर, क्योंकि लेंथ देखिए 20 है, तो उससे अगर 14 मीटर का अगर आप स्पेस बनाओगे तो 20 से 14 क्या होता है, आसानी से बन जाता है। 28 से 14 बनाओगे वो भी आसानी से बन जाएगा, लेकिन 14 से 28 नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू बना सकते हो, इसीलिए इसमें मैक्सिमम साइज का गोला कौन सा होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो वाला। तो डायमीटर आपको 14 मिल गया, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 7 मीटर। ठीक है, और ऐसा गोला जिसकी
त्रिज्या 7 मीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, एक साथ ही साथ कट गया, इसको मल्टीप्लाइड करोगे 616 मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 मीटर विमा के घनाकार टंकी में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपको क्या दिया था, घनाभ दिया था, ठीक। तो वहां आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी घनाभ में, लेकिन घनाभ के बाद आपने क्या देखा, घन। इसकी तो सारे सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 14 मीटर विमा का क्या है, एक घन है, मतलब ए बराबर क्या दिया, 14 मीटर, तो सब 14 होंगी। तो आपको कैसा गोला लेना पड़ेगा, ऐसा गोला जिसका डायमीटर क्या हो, डायमीटर क्या हो, 14 मीटर। ठीक है, तो घन में दिक्कत नहीं होती, घनाभ में दिक्कत होती है। ठीक, तो यहाँ भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। यहाँ भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, 616 वर्ग मीटर। ठीक है, अभी निकाल के बताया मैंने। और वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 4/3 पाई मतलब 22/7 और आर क्यूब मतलब 7 का क्यूब। 7 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 49 बचेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, ये आएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैलकुलेशन आप खुद करना ताकि एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी सवाल बन सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी लगभग उसी जैसा है। एक घन में उसकी प्रत्येक सतह को स्पर्श करता हुआ एक गोला रखा गया है। ठीक है, घन और गोले के आयतनों में अनुपात बताना। तो अभी मैंने बताया घन की भुजा अगर ए है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, गोले के डायमीटर के बराबर होती है कि नहीं। तो ए बराबर क्या हो गया, डायमीटर की वैल्यू क्या थी, 2 गुणित रेडियस। ए बराबर क्या मिल गया आपको रिलेशन, ए बराबर 2r। क्यों, घन के अंदर क्या रख रहे हो आप, गोला रख रहे हो। ठीक है, तो गोला कैसा होता है, डायमीटर के इक्वल होगा, है ना, जिसकी साइड ए है। अब आपको क्या बोला, घन और गोले का आयतनों का अनुपात। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई की वैल्यू रखना 22/7 इंटू आर क्यूब। अब आर की वैल्यू कितनी है, देखिए ए के टर्म में आर बराबर अगर निकालोगे यहाँ से तो आर बराबर क्या आएगा, a/2। मतलब अगर ये वैल्यू हम रख दें तो ए क्यूब अपॉन 4/3 22/7 इंटू ए क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। आर बराबर हमने क्या रख दिया, a/2। क्यूब करोगे ए क्यूब अपॉन 8। ए से ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, 4 से कट गया 4 दूनी 8, 2 से कट गया 11 बार, 21 बचेगा तो ऊपर चला जाएगा 21/11। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। दो बेलनों के आयतन समान हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1/2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो R1/R2, इसमें बेलन में क्या होता है, ये √H2/H1। ये इसका शॉर्ट ट्रिक चलता है, पर मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा। डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देना, देखो H1 ये है, H2 ये है, तो H2 ऊपर आएगा तो √2 और नीचे आएगा √1, तो आंसर आएगा √2/1। ठीक है, कैसे आया, दो बेलनों के आयतन समान है, मतलब पाई R1² H1 बराबर क्या है, पाई R2² H2। ये दो बेलनों के आयतन इक्वल हो गए, पाई से पाई तो कट जाएगा, R1/R2। ठीक है, R1²/R2²। यहाँ है H2, H1 को अपॉन में लाओगे तो यही आएगा। देखो कोई रिलेशनशिप बन गई है ना, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में बने 8 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन की त्रिज्या होगी। मतलब एक गोला है, ये बना दिया मैंने गोला, ठीक है, इसकी त्रिज्या आपको कितनी दी है, इसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर क्या बना है, 8 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन। अब 8 सेंटीमीटर कैसे बनाओगे, ये अगर मैंने बना दिया ऐसे, आपको लगेगा ये 5 सेंटीमीटर का गोले में 8 सेंटीमीटर कैसे आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, 5 रेडियस है उसकी, तो 5 अगर यहाँ होगी तो डायमीटर अगर लोगे तो 5 यहाँ भी होगी। मतलब पूरा गोले की हाइट कितनी है, पूरे गोले की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर तो बन सकता है इसके अंदर। मैंने ये 8 सेंटीमीटर का इसके अंदर ये एक क्या बना दिया, देखो सिलेंडर, ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये 5 यहाँ से मिटा दे रहा हूँ मैं। तो देखो मैंने क्या कि ये जो यहाँ से मैं रेडियस ले रहा हूँ, ये मैंने रेडियस ले ली क्या, x। ये किसकी रेडियस है, ये बेलन की रेडियस। ठीक है, और ये किसकी रेडियस का सेंटर पॉइंट है, ये
गोले की रेडियस का सेंटर पॉइंट। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, देखो यहाँ से यहाँ मिला दूँ, सेंटर पॉइंट से इसको मिला दिया, तब भी ये रेडियस रहेगा जो कि 5 है। अच्छा, गोले की हाइट कितनी, सॉरी सिलेंडर की हाइट कितनी ली आपने, 8, टोटल ये 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8। ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ 4 होगी और यहाँ भी कितनी होगी, 4 ही होगी, मतलब ये वैल्यू 4 हो गई। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं। यहाँ क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या जाएगा, 3। ठीक, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा इसको करके जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये सवाल दो तरह से आता है स्टूडेंट। कैसे, मान लो गोला ही है, सबसे पहले पूछा कि उसके एरिया में परिवर्तन बताओ, एरिया में कितना परिवर्तन होगा परसेंटेज में। ठीक है, और वॉल्यूम में कितना परसेंटेज परिवर्तन होगा ये भी प्रतिशत में बताना। ठीक, क्योंकि पहले एरिया का आंसर आएगा फिर वॉल्यूम का आएगा, इसलिए 2 सवाल ये कवर करेगा। आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए आप हमेशा क्या फॉर्मूला याद रखें, जब भी परसेंटेज में क्या हो, वृद्धि हो या कमी हो, तो क्या फॉर्मूला याद रखना है, प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर यहाँ पर प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप याद रखें कि जब भी 1% की वैल्यू को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो दूसरे में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके एरिया में या आयतन में, उसको आप इस तरह से निकालेंगे। अब आपको लग रहा है 2 साइन है इसमें, प्लस और माइनस, तो प्लस कब लेना है, जब क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो। माइनस कब लेना है, जब क्या हो रही हो, कमी हो रही हो। ठीक है, यहाँ पर गोले की त्रिज्या में क्या हो रहा है, सबसे पहले 10% की वृद्धि हो रही। सबसे पहले आप एरिया देखोगे कि एरिया में क्या चेंजेस होगा। ठीक, यहाँ पर ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10। ठीक है, क्यों 10 है, क्योंकि गोले की त्रिज्या दी है और एरिया कैसे निकलता है, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर आप निकालोगे, है ना। तो यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यहाँ ए और बी दोनों क्या है, आर है, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है। कई बार अलग अलग भी दी होती है, जैसे त्रिज्या दे दे, रेडियस दे दे 10% वृद्धि और हाइट दे दे 20% वृद्धि, तो ए हो जाएगा 10 और बी हो जाएगा 20। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ रेडियस बस दिया हो, एरिया पूछ रहा हो, तो आप क्या करोगे, एरिया मतलब ए और बी दोनों कॉमन। तो यहाँ वृद्धि हो रही है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि, तो यहाँ प्लस वाले साइन लेना, प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू प्लस बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाना आप एरिया की वृद्धि के लिए, तो ये जाएगा 10 प्लस 10 गुणे तो 10/100। ठीक है, प्लस मैंने नहीं लगाया हूँ क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है, माइनस हो तो लगा लेना आप। कितना जाएगा ये, 10 और 10 20 और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, 0 नहीं है ये, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21। तो एरिया में कितनी वृद्धि होगी, 21%। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम वॉल्यूम में परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे। कैसे, देखिए अब वैल्यू क्या होगी एरिया में, अब हमें ए की वैल्यू मिल गई है 21%। ठीक है, वॉल्यूम के लिए यही केस अपनाना पड़ेगा आपको कि ए की वैल्यू 21 मिल गई और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 10%। ठीक है, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम के लिए निकालेंगे, तो अगेन जब वॉल्यूम के लिए लगाओगे तो यही फॉर्मूला लगाना, प्लस ए मतलब प्लस का 21, फिर प्लस बी मतलब प्लस 10 प्लस का 20 इंटू, सॉरी 20 नहीं है 21 है, और इंटू प्लस 10 अपॉन 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसको जोड़ोगे 31 हो जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड दोगे 21 है तो 2.1 आएगा, ये इसमें जोड़ दोगे 33.1, यह जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 33.1%। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के घनाभाकार शीशों से 0.3 सेंटीमीटर व्यास की कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी एक ज्योमेट्री से आप कहाँ जा रहे हो, दूसरी ज्योमेट्री में जा रहे हो, मतलब एक ज्यामिति है घनाभाकार, तो ये घनाभ से आप क्या बना रहे हो, छोटी छोटी गोलियां बना रहे हो, मतलब क्या बना रहे हो, गोला बना रहे हो। ठीक है, तो घनाभ एक ज्योमेट्री हो गई और गोला दूसरी ज्योमेट्री हो गई। तो घनाभ से कहाँ जा रहे हैं, गोले में जा रहे हैं। ठीक है, या ज्योमेट्री 1 से जब ज्योमेट्री 2 डिजाइन होती है तो हमें क्या बराबर करना पड़ता है इनके, उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है वॉल्यूम। ठीक है, क्या बराबर करना पड़ता है, हमेशा आयतन। ये मैंने बेसिक वीडियो इंट्रो पार्ट में भी बताया आपको। ठीक है, पार्ट 4 में भी बताया। जब एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री में जाओगे तो आप हमेशा उसको वॉल्यूम इक्वल कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे, ये घनाभ है, घनाभ से क्या बना रहे, गोलियां बना रहे। ठीक है, गोला बना रहे, तो घनाभ का क्या होना चाहिए, आयतन। तो हमें क्या लिखना है, घनाभ का वॉल्यूम बराबर किसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, गोले के। तो गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम। ठीक है, तो घनाभ के आयतन से गोले का आयतन बना रहे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी गोलियां बनेंगी, क्योंकि गोलियों का साइज छोटा है। तो ये तो एक गोले का क्या है, वॉल्यूम। हमें तो पता ही नहीं कितनी गोलियां हैं, तो हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ जो गोलियां हैं वो कितनी है, n। ठीक है, तो n गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के वॉल्यूम के बराबर। बस इस स्टेटमेंट को लगा दीजिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, और गुणित क्या होता है, ऊंचाई। हमने घनाभ का आयतन लगा दिया। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर समझना क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, व्यास दिया है, मतलब गोले का क्या दिया है, डायमीटर कितना है, 0.3। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, इसका आधा कर दो तो रेडियस आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो दशमलव अगर हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितनी है, 3/20। यहाँ जब रखोगे तो क्या आएगा, 3/20 का क्यूब, है ना, इंटू n। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 इंटू 11 इंटू 12। मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पहुँचा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ आएगा 3। ठीक है, अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में, सॉरी यहाँ 20 भी है, 3 बार 20 है, तो 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक, बराबर हमें n चाहिए है, कितनी गोलियां बनेंगी। ऊपर वाली वैल्यू इसको नीचे ले आएंगे, 4 इंटू यहाँ का 22 भी आ जाएगा, इंटू 3 बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 27। बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू हो जाएगी, 9 से कट गया 9 3 27, 3 से कट गया 3 कैंसिल, 11 से कट गया 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से काट दो उसको 6 बार, है ना, 2 दूनी 4 होती है 6, 2 से कट गया ये 10। ठीक है, तो कितना जाएगा, 7 या 21, है ना, ये आगे 21 गुणित ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4000 हो गया। मैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 84,000 गोलियां बनेंगी। तो n की वैल्यू कितनी, 84,000। ठीक है, इस तरह के सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये सारे जो सवाल करा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, इससे बाहर के सवाल आपको देखने नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इस तरह के कॉन्सेप्ट लगा करके ही आप सवाल के आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, एग्जाम में मतलब ये बेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन मैं जो बेस बता रहा हूँ सवाल का कि इस तरह के सवाल बन सकते हैं, तो सेम उसी पैटर्न के सवाल आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्या 3, 4 और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक अन्य ठोस गेंद बनाई जाती है, तो नई गेंद की त्रिज्या बताना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जब भी ज्योमेट्री 1 से ज्योमेट्री कहाँ जा रहे हो, 2 में जा रहे हो, तो आपको क्या इक्वल करना होता है, वॉल्यूम, क्योंकि उसका बेस क्या है, आयतन ही है। अब आपको लगेगा यहाँ तो गोले हैं, यहाँ गोला है एक, और गोले से क्या बना रहे हो आप, फिर से गोला ही बना रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब अगर यहाँ एक ज्योमेट्री गोला, ठीक है, इसका वॉल्यूम आप ले लेना, फिर यहाँ पर बहुत तरह के आप गोले बना रहे हो, तो पहला गोला प्लस उसका वॉल्यूम प्लस दूसरे गोले का वॉल्यूम प्लस तीसरे गोले का वॉल्यूम, चाहे जितने भी गोले ले लो, n गोले, उन सबका क्या करना है आपको, वॉल्यूम इक्वल करना है। अभी इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, बस इतना कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मतलब 3 ठोस गेंदे हैं, उनकी त्रिज्याएं ये दी हैं, उनको पिघला के एक नया गोला बना रहे। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पहले गोले के लिए वॉल्यूम 1 के लिए निकालूं V1 प्लस V2 प्लस V3, ये मैं बोलूं कि एक नई गेंद बन रही है, उसका वॉल्यूम B है। तो मैंने इसके लिए ले लिया 4/3 पाई, इसकी रेडियस ले लिया मैंने R1, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ये किसके बराबर है? 4/3 पाई, एक नई रेडियस ले लिया R3। अब देखो 4/3 और पाई तो इसमें कॉमन है ना, और क्या है? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, बराबर क्या है यहाँ? 4/3 पाई R3। 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर करोगे तो नई वाली जो गेंद है उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये जो है वॉल्यूम इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बेस यही है, एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री में जाने पे वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, हमें नई रेडियस चाहिए, मतलब R³ की वैल्यू चाहिए। तो R1 क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस कितना है? 5 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कितना जाएगा? 3 3 होती है 27, 4 चौको 16, चौको 64 और ये 125 हो गया। ठीक, इसको आप जोड़ोगे कितना जाएगा? 216 आ जाएगा। ठीक है, सो R³ बराबर 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, R बराबर कितना आ गया? 6। मतलब नया जो गोला बन रहा है, नई जो गेंद बन रही है, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? कैपिटल R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? आगे समझ में? देखिए स्टूडेंट, ये मैंने जो सवाल कराए हैं, ये हर तरह के जो सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, उस हिसाब से मैंने इसको सेट किया है। ठीक है, तो मैंने हर टाइप के सवाल आपको कवर कराए हैं। अगर आप इतने टाइप करके जाते हो एग्जाम में, तो आपके सभी तरह के सवाल 3D ज्योमेट्री के मेंसुरेशन के कवर हो जाएंगे, और फिर किसी भी पैटर्न का सवाल आएगा, आपका बेस जो है वो चेंज नहीं होगा। जो मैंने बेस बताया है उस बेस को लेके चलिएगा, उससे आपके हर तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हीं सवाल को बार बार दोहराइए और फॉर्मुलेज भी याद रखिए। अभी बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, आपको किसी एक पोस्ट को इस साल अचीव करना ही है, लेना ही है। ठीक है, उस हिसाब से मेहनत करो, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।